वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 18 जुलाई। तो हम 18 जुलाई के हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज संडे है तो इतनी न्यूज़ नहीं है। साइंस टेक का थोड़ा सा पोर्शन है, उसको कवर कर लेंगे। रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन से ज़्यादा आया है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। जो पहला आता है कि राइज़ ऑफ तालिबान का राइज होता जा रहा है, जिससे इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक फील्ड मिल रहा है कि इसको टेररिस्ट को एक फील्ड मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगी, जो रीजन में वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में और वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया में इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान को बैक करता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैक करता है तालिबान को। तो तालिबान इंडिया के ख़िलाफ़ या इंडिया के चीज़ों में बहुत चीज़ परेशानी कर सकता है। फिर इंडिया से कैसे इंडिया एक चीज़ चाहता है, जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, तो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान को भी इसमें ऐड कर रहा था, एक वो पोजीशन लॉस हो सकती है। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं इसकी। हमने आंसर राइटिंग भी की है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये फोकस ऑन द पॉलिटिकल सॉल्यूशन से अफ़गानिस्तान मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को, इवन इंडिया को, जो आसपास के देश हैं उसके आसपास के रशिया को, सबको साथ आना पड़ेगा, कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा बोला है कि अल्जीरिया, जो इराक, सीरिया, लेबनान, यमन जो कंडीशन है, जैसी कंडीशन ऐसी कंडीशन ना बने। एक मतलब कि विनिंग बैटल इज़ नॉट ए विनिंग द वॉर। तो अब थोड़ा घबरा गए हैं, मतलब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट घबरा गई है। उन्हें पता है तालिबान बहुत स्पीडली उनके ऊपर कब्जा करता जा रहा है। और यूएस ने एक क्वाड बनाया, न्यू क्वाड। एक तो क्वाड इंडिया का है, आगे बताऊंगा। तो एक न्यू क्वाड डेवलप किया है, कुछ आसपास के नेशंस लिए हैं ताकि वो हेल्प कर पाएँ और अफ़गानिस्तान में वहाँ पे पीस कर पाएँ। तो ये सारी न्यूज़ आती है। फिर CGI जो रमन्ना है, उन्होंने बोला है कि डेंजर टू आवर फ्रीडम नॉट ओनली द ओरिजिनेट फ्रॉम द दोस्त, गवर्नमेंट से ओरिजिनेट नहीं होती है फ्रीडम। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बट ऑल्सो ओरिजिनेट इन द इंटॉलरेंस ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी एज वेल एज। ये नहीं है कि आपके जो आपकी फ्रीडम है गवर्नमेंट ही छीनती है, नहीं। आपके आसपास सोसाइटी में कोई पर्सन है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फ्रीडम के ऊपर हामी होती है। तो इतनी कोई न्यूज़ नहीं है, बस मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया, उन्होंने बोला है तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है जी, तो कुछ नहीं है, चलो आगे चलते हैं। आज इतनी न्यूज़ नहीं है। फिर देखो एक मोटिवेशनल, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनका सुहास लाई करके नाम है, LY करके नाम है। वो ओलंपिक है, वो थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप है, तो ओलंपिक खेलने जाएंगे, पैरा ओलंपिक। वो बैडमिंटन खेलते हैं, ऐसे याद रखना, थोड़ा लिखने के लिए कहीं चीज़ें आ जाएँ, कहीं बताने के लिए आ जाए। फिर आता है सबरीमाला का देखो आपने इशू पढ़ा होगा कि वुमेंस की इसमें एंट्री नहीं है। जो जिनकी एज, जो पॉवर्टी वाली एज होती है, मतलब 12 से या लेके और 49 तक 50 तक, उनकी एंट्री नहीं है सबरीमाला टेम्पल के अंदर। मैं आपको इशू तो मैंने आपको बहुत सा लंबा इशू है, अगर आप पढ़ोगे सोशल भी उसमें आता है, बहुत सारी चीज़ आती हैं। पर आज ही इसका टेम्पल ओपन हुआ है। तो किसका टेम्पल है? ये लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अपने नोट्स के अंदर से, आपको अच्छे तरह से पता लग जाएगा। जो सबरीमाला का टेम्पल है लोकेटेड इन द पेरियार टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ी बात है, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर ये आता है, जो केरला के अंदर पेरियार टाइगर रिजर्व में आपके, तो वहाँ पे आता है पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर। हिल टॉप इन द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट के उसमें आपका पटना, आपका मित्ता करके डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये आता है। चलो इतना मत लिखो, इसमें भी लिखा है डिस्ट्रिक्ट का नाम, हमें ज़रूरत नहीं है, पर आपको पेरियार टाइगर रिजर्व ये आपको ज़रूर याद रखना है। जो पिलग्रिम टेम्पल का लार्जेस्ट एनुअल पिलग्रिम है इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट, नियर अबाउट इतने डिवोटीज़ आते हैं, 45 to 15 मिलियंस डिवोटी विजिट हिंदू टेम्पल हर साल। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग इस पे मंदिर में आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, ओपन फॉर द वर्शिप ओनली ड्यूरिंग द मंडला पूजा। कोई मंडला पूजा होती है उसके टाइम पे ओपन होता है, जो 15 नवंबर से लेके 26 दिसंबर तक, मतलब कुछ स्पेशल पूजा होती होगी। वैसे तो ओपन रहता है हर ईयर, इतने लोग आते हैं, पर वर्शिप ओनली ड्यूरिंग द मंडला पूजा। जब मंडला पूजा होती है, वर्शिप तभी होती है। तो आपको सबरीमाला का याद रखना है। लॉर्ड अयप्पा पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास ये आता है, और सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस पे यहाँ पे डिवोटीज़ आते हैं पूरे वर्ल्ड में, ऐसा बता रहे हैं। हम वापस अपने हिंदू पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, आज न्यूज़ मुझे बहुत ढूंढनी पड़ रही थी, पर मुझे न्यूज़ मैंने निकाली है। फिर भी मैंने ये देखो, ये ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ानी नहीं चाहिए मुझे। US पोल लीड टू पॉपुलेशन डिबेट, मतलब यूएस बोल रहा हूँ, यूपी में अभी इलेक्शंस है।
इसी वजह से ये पॉपुलेशन जो बिल्स विल्स लेके आ रहा है, पॉपुलेशन की डिबेट स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना कहीं क्वेश्चन मार्क यही उठाती है कि पॉलिटिकल स्टेप है। और कहीं ना कहीं अब अभी जो आपका मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर ही प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाएगा जिसमें भी पॉपुलेशन का बिल लाया जाएगा, वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बात उठ रही है वो भी इसी वजह से उठ रही है जो इलेक्शंस है इंडिया के अंदर। और ऐसा बताया गया अगर इस टाइप के आप बिल लाओगे तो इंडिया की पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगी, मतलब बूढ़ी हो जाएगी। यानी कि अभी क्या है हमारी में जो 15 साल से 49 साल तक के मतलब 60% जो इंसान है, और आने वाले टाइम में ये बता रहे हैं 31 साल के बाद 2031 तक ऐसा हो जाएगा। इस टाइप के आप बिल लेके आ गए तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा एजिड टाइप एज में हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो फर्टिलिटी रेट है बहुत कम है। आगे मैं बताऊंगा न्यूज़ में। तो मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, मेनली क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है ये। फिर अभी मॉनसून सेशन है, मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है जुलाई के लास्ट या होने ही वाला है, कभी भी हो सकता है। तो उसमें एक एंटी ट्रैफिकिंग बिल लाया जाएगा। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, बिल के अंदर क्या क्या हैं ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बिल है, ये अभी एक्ट नहीं बना है। जब ये एक्ट बन जाएगा तब हम इसके प्रोविज़न पढ़ेंगे। कभी यूपीएससी बिल नहीं पूछेगा आपसे, बिल नहीं पूछेगा। बिल क्यों नहीं पूछेगा? बिल कभी भी चेंज हो सकता है, लैप्स भी हो सकता है, तो हमेशा एक्ट पढ़ेंगे हम। तो मैं आपको पर उससे रिलेटेड एंटी ट्रैफिकिंग चीज़ें बताना चाहूँगा क्या क्या है, क्या क्या ऑलरेडी उसके लिए हमारे लीगल प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैं आपको बताऊँगा अपने नोट से। तो हम स्टार्ट करते हैं एंटी ट्रैफिकिंग का। जो आता है शुरू पेपर पे एंटी ट्रैफिकिंग बिल नहीं है, पर मैं आपको ट्रैफिकिंग की चीज़ बताऊंगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि किसी भी इंसान को, ठीक है ना, इन्वॉल्व करके, मतलब एक तरह से रिक्रूटमेंट करके, ट्रांसपोर्ट करके, ट्रांसफ़र करके, मतलब हार्बरिंग करके, एक हार्बर से दूसरे हार्बर पर कुछ भी करके, ठीक है, उस पर्सन को मतलब मीन ऑफ थ्रेट और यूज़ और फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ करके, प्रॉब्लम क्रिएट करके, किसी भी करके उसका एक्सप्लॉइटेशन करना। जैसे मैं किसी को पकड़ के लेके आता हूँ, अपने घर में बंद कर देता हूँ और बोलता हूँ काम करो, तो मैं तो उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूँ। एक जगह से लेके आया हूँ उसे, तो किसी प्रकार ज़बरदस्ती करना किसी के साथ। एक्सप्लॉइटेशन बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। उसे मिनिमम वेज देना, एक्सप्लॉइट करना, प्रोस्टिट्यूशन में उसको दे देना, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करना, उसका फोर्स लेबर ज़बरदस्ती काम कराना, ज़बरदस्ती या उसे सर्विस करवाना, या उसे स्लेवरी, उसे गुलाम बना के रखना, प्रैक्टिस कराना स्लेवरी की, ये सारी चीज़ किसे मात उसकी ऑर्गन निकाल लेना उसके अंदर से, ये सारा एक्सप्लॉइटेशन में आते हैं। आप किसी के साथ ये सब चीज़ करते हो ज़बरदस्ती में, तो आप कहाँ पे आओगे? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर डिनोट होता है। हाउ बिग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एक यूएन की रिपोर्ट है, ओडीसी करके नाम है, यूएन ओडीसी, द मोस्ट ऑफ द विक्टिम डिटेक्टेड ग्लोबली वर ट्रैफिक्ड फॉर ए सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। मतलब जो ज़्यादातर जो ट्रैफिकिंग होती है लोगों की या वुमेन ही होंगी ज़्यादातर, तो जो वुमेन की होती है वो किस कारण होती है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है उनका सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है। ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर इज़ मोस्ट कॉमन डिटेक्टेड फ्रॉम द सब सहारा रीजन। जो लेबर होती है, लेबर वो कहाँ से मोस्टली आती है? वो आती है सब सहारा रीजन से लेके आते हैं। इन द सेंट्रल एशिया जो हमारा है, जो सेंट्रल एशिया है, जो मतलब ईरान इराक ये सारा रीजन है, या फिर साउथ एशिया। ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर, यहाँ पे भी फोर्स लेबर की होती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, नियर इक्वल डिटेक्टेड। जी जो गरीब देश होते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं? उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ से उठा के उन्हें कहीं ले जाते हैं। इवन उनकी वुमेंस जो होती है उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक दूसरे देश में बेच दिया जाता है। बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा। तो ये सारे कारण हैं। जो 19% जो विक्टिम्स हैं इसके, वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट है, सबसे बड़ा यही है, वो वुमेन और गर्ल्स हैं। तो मैंने बताया ही था आपको, तो सबसे बड़ा कारण ये है। देयर इज़ ए पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रैफिकिंग इज़ हैपनिंग ए लॉट, ठीक है, more between the country, but reported highlight that close to 60% of trafficking happening internal in the country। ये माना गया है कि जैसे 100% ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उसमें जो होगी 40% जो होगी एक से एक कंट्री में, और 60% जो हो रही है वो हो रही है इंटरनली हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और भी बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं ट्रैफिकिंग की। एक्सप्लॉइट करना, उसे बैगिंग, भिखारी बना देना, प्रोडक्शन करना पोर्नोग्राफी का, उसके साथ कॉम्बैट करना, आर्मी के साथ लड़वाना, ये सब चीज़ें हो सकता है।
अब सिचुएशन इंडिया में कैसी है, देखो जो गरीबी इलाके होंगे उसमें ही होगा। वेस्ट बंगाल, लोग आते हैं बांग्लादेश से इधर भाग के वेस्ट बंगाल में, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उससे ही लगा हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड, उससे ही लगा हुआ आसाम ऊपर, उससे ही लगा हुआ आपका छत्तीसगढ़। तो ये देखो मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स हैं, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखा जाता है कि फोर्स लेबर में काम कराना, ऑल काइंड ऑफ डोमेस्टिक वर्क में काम कराना, जो वुमेन की होती है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके रूट कॉज क्या हो सकते हैं, देखो सबसे बड़ा कारण मैंने क्या हो सकता है, गरीबी, ये सबसे बड़ा कारण है। पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल, कुछ भी बोल सकते हैं, क्राइम को भी बोल सकते हैं, लोग सब चीज़ का पॉवर्टी कारण होता है, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है सोशल एंड कल्चर प्रैक्टिस, डिवैल्यूइंग द वुमेन, उसकी वैल्यू कम करना गर्ल की सोसाइटी के अंदर, उसे आप पहले ही दबा के रख रहे हो, एक नौकरानी बना के रख रहे हो अपनी वाइफ को, तो ये कारण है। एंड अदर कॉज हो सकते हैं आपके पोरस नेचर, बॉर्डर पे या करप्टेड गवर्नमेंट हो, किसी स्टेट में करप्शन चल रहा हो तो गवर्नमेंट सुनती नहीं है नॉर्मल लोगों की, ऑफिशियल में, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, क्राइमिनली जो ग्रुप्स होते, क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर एक कारण है माइग्रेशन, माइग्रेशन किस वजह से हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, जैसे रोहिंग्यास हैं, एक एग्जाम्पल रोहिंग्या का लो, उनको म्यांमार से भगा दिया गया, तो भगा दिया गया, अब उनके क्या हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है, चीप लेबर में उन्हें काम करा रहे हैं, मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे, क्या पता उनकी वुमेन को उठा के कहीं से कोई प्रोस्टिट्यूशन में उनको दे दिया हो, तो माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब इंडिया में कौन कौन से रिलेवेंट लॉ हैं इससे रिलेटेड, एक होता है आर्टिकल 23 और 24, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो ये है। फिर सेक्शन IPC है हमारे पास, देखो 366A, 366B, 370, 374, 370 आर्टिकल नहीं, ये IPC है, धाराएँ हैं। जो सेक्शन 370, 370A है, इंडियन पीनल कोड की प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लेती है टू काउंटर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर करने के लिए। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जो बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अगर ऑनलाइन हो रही है। फिर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, बॉन्डेड लेबर एक्ट है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लॉ हैं। ये आंसर राइटिंग फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ मैं, ट्रैफिकिंग आप लिख पाएँ। उसके बाद चैलेंज क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ द थर्ड मोस्ट चैलेंज ऑर्गेनाइज क्राइम है इन द वर्ल्ड, तीसरे नंबर का ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर का क्राइम है। द फर्स्ट कौन सा है, तो फिर तीसरे का, तो फर्स्ट है ड्रग, दूसरा है वेपन की स्मगलिंग करना, ड्रग की स्मगलिंग, तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो पूरे वर्ल्ड में ये है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ नॉट डिफाइंड क्लियर एनीवेयर इन द इंडियन लॉ, कहीं भी डिफाइंड नहीं है इंडियन लॉ में, ये भी आपको याद रखना है। देयर इज़ नो थ्रेट related law in the country, but there is a problem inadequate understanding and unfaith implementation of law। अब प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं है, तो एक तरह से उसमें वही रहती है, प्रॉब्लम ही क्रिएट रहती है, क्या क्या करें क्या ना करें। सोशल मीडिया इज़ द बिकम ए न्यू टूल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आजकल सोशल मीडिया भी नया टूल बन गया। इंडिया डज नॉट हैव एनी लॉ टू रेगुलेट यूज़ ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सर्टेन मैटर, अब आ चुका है आपका कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन जो आई है 2021 वाली। अगर ऐसा लगता है तो शिकायत कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट इनफ डाटा ऑन द क्राइम, कुछ का इस क्राइम का डाटा भी नहीं है, पता ही नहीं लगता कहाँ से क्या हो रहा है। गवर्नमेंट हैज़ नॉट एबल टू इंश्योर टाइमली रिलीज रिहेबिलिटेशन विक्टिम। अब कोई विक्टिम भी मिलता है ना, उसको भी मतलब कि रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं या फिर उसकी मानसिक विकास चीज़ों को देखना, वो भी टाइमली नहीं मिल पाता है। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, अगर जब ये आया था UNCTOC आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज जो क्राइम है उसके लिए आया था, तो गवर्नमेंट ने उसको साइन किया, रेक्टिफाई किया प्रोटोकॉल को, ठीक है ना। इंडिया ने मतलब कि रेक्टिफाई किया, शार्क की कन्वेंशन भी की, MOU साइन की बहुत सारे देशों के साथ, बांग्लादेश के जो भी लोग आते हैं बायोलेटरली रेस्क्यू करते हैं, चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया, एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल बनाया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर 2006 में। जुडिशियल आपको कोलिक्यूम बनाया, जुडिशियल कोलिक्यूम, इन ऑर्डर टू ट्रेन एंड मतलब कि सेंसिटाइज द ट्रायल, जो कोर्ट में होता है वो जल्दी हो जाए, उन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों पे काम किया। इनहेंस किया कैपेबिलिटी लॉ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें बनाई, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम चलाई इनके लिए, तो ये सारा काम किया है। देखो ये सब पुरानी है, मैंने बस इस पर मेंशन करता हूँ पढ़ने के लिए।
तो ये आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा, एक आपके पास ओवरव्यू होना चाहिए चीज़ के बारे में। तो वे फॉरवर्ड में क्या रखेंगे कि स्कोप जो ट्रैफिकिंग की, एक तो डिफाइन करो उसको प्रॉपर तरीके से, कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोल करो, सोशल मीडिया पे क्राइम बढ़ रहा है इसके बारे में। फिर कैपेबिलिटी बिल्डिंग करो, जो पुलिस है उसको मतलब एनजीओ को भी साथ में लेके काम करो, पुलिस और एनजीओ साथ में काम करें। देयर इज नीड टू इंश्योर प्रॉपर डाटा शेयरिंग, डाटा होना चाहिए सबके बीच में होना चाहिए, एनजीओ पुलिस सबके बीच में डाटा होना चाहिए। फिर जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन दी थी फॉर द सेंसेक्स ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, जो गायब बच्चे हैं इधर उधर उनका भी सेंसेक्स करो, जैसे आप सेंसेक्स करते हो, सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस निकालते हो, तो एक जो बच्चे जो घर से गायब है, मिसिंग चिल्ड्रन है, उनका भी सेंसेक्स निकालो, या मिसिंग पर्सन है उनका भी सेंसस निकालो। फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई। फिर देयर इज़ द एलिमेंट टू टाइम बाउंड, एक विक्टिम जो है जो भी चीज़ें टाइम बाउंड रिस्पॉन्स करना है, गवर्नमेंट नीड टू टेक ए प्रिवेंटिव स्टेप भी गवर्नमेंट लेगी, सच एज क्या स्टेप लिए, जो ट्रैफिकिंग वाले बच्चे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन देना, मेकिंग ए जो भी हैं बच्चे अवेयर करना अबाउट द सोसाइटी की ट्रैफिकिंग क्या होता है, किसी के साथ ऐसा काम हो रहा है तो वो एक्सप्लॉइटेशन में आएगा, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएगा। तो सोसाइटी नीड टू बी मेड इज सेंसिटिव टूवर्ड्स द विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस चीज़ में वर्क करना। तो ये सारे काम किसने किए, ये हमारे देश की गवर्नमेंट ने किए इस चीज़ को कम करने के लिए। प्राइवेट मेंबर बिल मैं पढ़ाऊंगा आपको लास्ट में, ख़त्म कर देता हूँ पहले। फिर यही अशोक मतलब जो गांधी जी हैं, जो मिनिस्टर मतलब आपके प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला है सब देशों को साथ में आना चाहिए, इंडिया को भी साथ में आना चाहिए। इंडिया ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं उनके लिए, जैसे उनके लिए आपको सलमा फ्रेंडशिप डैम बना के दिया है, वहाँ की पार्लियामेंट बनाई है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, शाहतूत डैम भी बनाया है, ट्रांसमिशन लाइन बनाई है। तो ये सारे इंडिया ने काम किए हैं, तो इंडिया कहीं ना कहीं अच्छा दोस्त है इनका, और भी देश को साथ में आना चाहिए, ये बोला है। फिर भारत नेट, एक भारत नेट है, इसमें क्या करना है कि 2.5 लाख जो हमारे गांव हैं और रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, उनको कनेक्टिविटी से जोड़ना है। किससे, नेट की कनेक्टिविटी से जोड़ना है। तो इसमें बोला इसमें करप्शन हुआ है, रविशंकर प्रसाद ने मतलब करप्शन किया, ऐसे कांग्रेस ब्लेम कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो लाइव स्ट्रीमिंग द कोर्ट प्रोसेसिंग, जो कोर्ट होती है ना, वो कोर्ट को लाइव, जैसे आप गुजरात हाई कोर्ट की देखोगे लाइव प्रोसीडिंग देखोगे यूट्यूब के ऊपर, तो बोल रहे हैं ऐसी होनी चाहिए कि लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्रूशल है जो मतलब कि चीज़ों के लिए इंफॉर्मेटिव लोगों को पता लगे, ठीक है ना। उसके बाद वी कैन इंट्रोड्यूस द लाइव स्ट्रीमिंग कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में विदाउट एनी, मतलब ज़्यादा पैसा ना लगे, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इंट्रोड्यूस करेंगे चीज़ों का। पर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, कोई आपको वर्डिक्ट लेना है, जज फैसला नहीं ले पाएगा क्योंकि लाइव देख रहे हैं, वो कुछ ऐसा वर्डिक्ट ले लोगों को अच्छा ना लगे। तो वही है कि लाइव स्ट्रीमिंग से क्या होता है, एक तरह से दोहरी डबल एज है, वो तलवार होती है ना, तलवार एक तरफ से उसमें वो होती है धार, पर इसमें क्या है दोनों तरफ से धार है। वो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो लाइव से, लोगों को पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, पीपल हैव टू राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द इंस्टीट्यूशन, क्या चल रहा है अभी करंटली, क्या सिनेरियो है। ये न्यूज़पेपर से पता लगता है कि पब्लिक जो ऑब्टेन करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्ट प्रोसीडिंग थ्रू द मीडिया, मीडिया से पता लगता है। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कोर्ट इज़ बीइंग फिल्टर, कुछ चीज़ मीडिया वाले क्या करते हैं, कुछ चीज़ दुबका लेते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं बताते हैं, बाय द एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमें क्या पता लगता है, कुछ न्यूज़ हमें आधी पता लगती है, जो इंपॉर्टेंट क्या वही न्यूज़पेपर वाले बताते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ये तो फ़ायदे हैं, लोगों को पता लगेगा क्या चीज़ है, पर उसके नुकसान भी हैं। जज कैन नॉट बी, मतलब कि एक तरह से मतलब वो ऐसे हो जाएंगे कि पॉपुलर ओपिनियन, मतलब वो ऐसा ही ओपिनियन देंगे जो पब्लिक को अच्छा लगे, क्या पता केस पे ना देंगे, इंक्रीज द पब्लिक गेज स्टार्ट हो जाएगा। और किसी किसी केसेस में थ्रेट भी आ सकता है जज के ऊपर, किसी जज में कोई देख लेगा किसी जैसे राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, लोग टीवी पे लाइव चल रहा होगा, आप इमेजिन करो अगर लाइव चल रहा होता, देख रहे होते किस जज ने क्या बोला, किसकी मेंटलिटी कैसी है, लोग देखते, अगर जज साहब कहीं मिलते हैं उनकी थ्रेट लाइफ के ऊपर भी आ सकता है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है और कुछ उसकी अच्छी भी चीज़ है। अब यूएस ने बोला, यूएस के जो जॉय बिडेन है उन्होंने क्या बोला, हम एक क्वाड बनाएंगे जिसमें यूएस, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान होगा। ये सब मिलकर क्वाड बनाएंगे, शांति के लिए काम करेंगे। ये किसी पार्टी कंसिडर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, इस चीज़ के लिए काम करें, कनेक्टिविटी और म्यूचुअल इन्फॉर्मिंग के लिए काम करेंगे, और जो एक्सपेंड करेंगे, जो बिल्ड करेंगे रोड को बिजनेस टू बिजनेस टाई करेंगे। अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है फॉर द लॉन्ग टाइम बीन, ठीक है ना। तो एक उस चीज़ से अच्छा सा काम करेंगे, जो पुरानी सिल्क रोड थी हिस्ट्री टाइम में उसको अच्छे से चलाएंगे, और कहीं ना कहीं जो
वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है आपका चाइना का, उसको काउंटर करेंगे और सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनाएंगे। तो मैं इससे आपको क्या बताने वाला हूँ, इससे मैं बताने वाला हूँ आपको इसी के बारे में। नया क्वाड बना, देखो ये है आपका अफ़गानिस्तान, ये है आपका अफ़गानिस्तान। तो कौन कौन नेशन को इसमें क्वाड के अंदर रख रहे हैं, ये रख रहे हैं इसमें यूएस, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उर्गेविस्तान। तो यानी कि ये तो रहा आपका उर्बेगिस्तान, ये रहा उर्बेगिस्तान, इसके नीचे ही आपका पाकिस्तान। 3 नेशन तो ये रहे, और एक कौन सा है, यूएस है। तो क्वाड हो गया। अब पुराना क्वाड कौन सा है, उसमें इंडिया है, उसमें जापान है, उसमें ये आपका यूएस से है, ये पूरा ये अलास्का रीजन है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड बन गया, 1 कोना ये, 2 कोना ये, 3 ये ट्राइलेटरल और 4 ये क्वाड। ये ओल्ड क्वाड है, ये भी चाइना को कंट्रोल करने के लिए इसी एशिया पैसिफिक रीजन में अच्छे से काम हो, इंडो पैसिफिक रीजन में, और ये है यहाँ पे शांति आ पाए। तो हम देखेंगे अफ़गानिस्तान के साथ कितने देश बाउंड्री टच करते हैं। एक हो गया तुर्कमेनिस्तान, दूसरा हो गया उज़्बेकिस्तान, तीसरा हो गया आपका तजाकिस्तान, चौथा हो जाएगा आपका पाकिस्तान, 5वां हो जाएगा इंडिया। याद रखना इंडिया काउंट करना है, ये जो इंडिया का रीजन है पीओके वाला जो ले रखा है यहाँ से टच करता है। तो 5वां पाकिस्तान, सॉरी इंडिया, और 6ठा आपका ईरान। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। मैं तो कम से कम 6 देश बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है ना। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देखो टी वाले दोनों, यू का तो एक ही है उज़्बेकिस्तान, तो यू का तो एक ही नेशन है यहाँ पे। के वाले एक भी नहीं करता, के वाला जो है के वाला एक भी नहीं करता, तो के वाले दोनों काट दो। उसके बाद आपका ईरान करता है, ईरान आई वाले 2 हो जाएंगे, इंडिया और ईरान, और एक हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ये तो सबको पता ही है। तो ये आपके नेशन हो जाते हैं 6। तो 6 नेशन कहीं ना कहीं टच करते हैं। और यहाँ पे क्वाड, पुराने क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान है। फिर जो उसमें अगली न्यूज़ आती है, मैं आपको हल्के हल्के चल रहा हूँ, दोहा टॉक किया है। पहले मैं पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है ये बताऊँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा टूल टू डेवलप ए कैंसर म्यूटेशन। कैंसर जो कॉज होता है म्यूटेशन, सेल को डिवीज़न करना। कैंसर में क्या होता है, सेल डिवीज़न होते रहते हैं अनऑथराइज्ड तरीके से, तो कैंसर बन जाता है। तो आईआईटी मद्रास ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करने वाला टूल डेवलप किया, इसका नाम दिया है NPD ड्राइव। बस इतना याद रखो। आप डॉक्टर मत बनो, कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, डॉक्टर मत बनो, कंट्रोल करेगा आर्टिफिशियल जो टूल्स है उसको यूटिलाइज करके आप क्या कर पाएंगे, कैंसर की थेरेपी, कैंसर का इलाज कर पाएंगे, जो म्यूटेशन है कैंसर का उसको स्टडी कर पाएंगे। तो NB ड्राइव किस चीज़ के लिए, कैंसर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फिर रेयर एट आर्टिक लाइटिंग स्टॉर्म इन द नॉर्थ ऑफ द अलास्का। क्या देखा गया कि जो अलास्का का रीजन है, अलास्का का रीजन आर्टिक सर्किल के अंदर आता है, तो वहाँ पे क्या देखा गया, लाइटनिंग देखी गई ऐसी। ये लाइटनिंग बहुत रेयर देखी जाती है, वहाँ क्योंकि बर्फ़ रहता है, हवाएं मतलब ऐसी चलती हैं, तो वहाँ पे लाइटनिंग रेयर देखी जाती है 10-10 साल में। पर लाइटनिंग बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लाइटनिंग बढ़ रही है, तो चेंजिंग क्लाइमेट में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये बोला है। जो दूसरा आता है, वाई डज मरकरी हैव सच बिग आयरन कोर। जो कोर होता है आयरन कोर क्यों है मरकरी के पास, ये बताया गया। मरकरी हैज़ बिग साइज कोर रिलेटेड इन इट्स मेटल, यानी कि एक बहुत सारा उसके मेटल है, ठीक है ना, उसके मेटल में बहुत सारा मरकरी है, मतलब थोड़ा आयरन है, सॉरी बहुत आयरन है। वो क्यों है, वो है सन की वजह से, कि हिट एंड रन कोलिजन विद द बॉडी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम डेवलप हो रहा था, तो बार बार आपस में टकरा रहे थे, तो टकराने की वजह से उनके कोर में क्या हुआ, इनसाइड द कोर में मेटल हो गया आयरन, इसलिए कोर में प्रेजेंट हो गया। ऐसा एक स्टडी बोलती है, टकराने से देयर इज ए जॉइंट इन विच द मेटल कंटेंट इन द कोर, जो कोर होता है आपने ऐसे पढ़ा होगा, क्रस्ट, आपका मेंटल और ये कोर, ये चीज़ें रहती हैं, तो उनके अंदर कोर इकट्ठा हो गया। कोर कहाँ पे होता है, लेयर बिटवीन कोर एंड क्रस्ट के बीच में जो होता है मेंटल होता है। देखो मैंने बताया ना, मेंटल, कोर और क्रस्ट, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर होती हैं। ये कोर हो जाएगा, ये फिर मेंटल हो जाएगा, ऊपर वाला क्रस्ट हो जाएगा। तो व्हेन द यंग सन वाज सराउंडिंग बाय द, मतलब एक तरह से क्लाइड, जो पूरा एक तरह से आपका स्वेलिंग क्राउड डस्ट था, उसके आसपास सन भी था,
गैस भी थी, सब चीज़ था, तो आपस में टकराते रहे, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता रहा और सेंट्रल में सबके में एक्यूमुलेट क्या हो गया, आयरन का जमावड़ा लग गया। तो ये सारी न्यूज़ है। आगे चलते हैं, थोड़ा बता देता हूँ, ऊपर की न्यूज़ छोड़ दिए मैं बताऊँगा। आगे कोई भी न्यूज़ नहीं है, आगे कोई भी नहीं है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। अभी जब स्पोर्ट्स से स्टार्ट होंगे तब पढ़ेंगे। अभी क्या क्या है, कर द मास्टर कार्ड, जितने भी कार्ड आते थे, जितने भी आपके कार्ड आते हैं, मैं आपको जिस बताता हूँ है क्या, आप पढ़ लेना। आरबीआई ने 2018 में बोला था वीज़ा से, मास्टर कार्ड से और जितने भी कार्ड आते हैं रुपए के अलावा, क्योंकि रुपए कार्ड जो है वो इंडियन है। और ये क्या है, एक जो ये सिस्टम है ना, कार्ड तो पंजाब नेशनल बैंक साइड में लिखा है मास्टर कार्ड, तो ये क्या है, एक ये मिडिल कंपनी होती है जो आपको और बैंक को ट्रांजैक्शन की लेन देन बताती है। जो आप एटीएम से पैसे निकालते हो, बस ये मिडिल का काम करती है, बीच में जो आपकी ट्रांजैक्शन के बीच में मिडिल का काम करती है। ये मास्टर कार्ड, वीज़ा, जो रुपए कार्ड है वो इंडियन है। तो ये जितने भी कार्ड वाले थे, मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड, ये अमेरिकन है। तो इनका सारा डाटा जो आप लेन देन करते थे, इनका सारा डाटा कहाँ सेव होता था, अमेरिका के अंदर सेव होता था। तो एक ये प्रॉब्लम, राइट टू प्राइवेसी की प्रॉब्लम थी, सिक्योरिटी से रिलेटिव थ्रेट था। तो आरबीआई 2018 में क्या बोलता है कि आप अपना डाटा इंडिया में लेके आओ, यानी कि लोकलाइज पॉलिसी लेके आओ और डाटा इंडिया में सेव करो, ना कि अमेरिका के अंदर सेव करो। कुछ कंपनी मान गई, कुछ नहीं मानी, मास्टर कार्ड नहीं माना। तो अब बोला है आरबीआई ने ऐसा है कि जितने भी बैंक हैं कोई मास्टर कार्ड इशू नहीं करेगा, वो रुपए कार्ड इशू करेंगे। तो ये सारी बात इनके बीच में हुई है, क्योंकि जो हमें ज़रूरत क्यों है कि कस्टमर प्राइवेसी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी फाइनेंशियल डाटा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला था इकोनॉमिक प्रोटेक्टिनिज्म होनी चाहिए, कल के किसी देश के हाथ में हमारा डाटा ना हो। चाइना ने किया है, साइबर सिक्योरिटी के लॉ को देखते हुए चाइना ने कर रखा है, हमें भी कहीं ना कहीं इस पर स्टेप उठाना चाहिए। अब कंपनी क्यों नहीं कर रही है, कंपनी को डर है अगर ये इंडिया कराने लगा और नेशन भी बोलेंगे और वहाँ से पूरा एक तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन मूव इंडिया में करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफिस बनाने पड़ेंगे, तो एक्सपेंसिव बहुत होगा चीज़ों को इधर उधर से इधर लाना या फिर यहीं पे स्टोर करना, एकोमोडेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा। उसके बाद इंडिया बोलेगा तो और भी कंट्री बोलेंगी, तो ये सारे कुछ उसके साथ में प्रॉब्लम्स हैं कि डाटा को लोकलाइज करना। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स गवर्नमेंट को बताने के लिए कि डाटा प्रोटेक्शन बिल लाओ और जितनी भी हमारी कंपनी है, फेसबुक हो गई, कोई भी, उनके कॉर्पोरेट इंडिया में खुलवाओ और इंडिया का डाटा इंडिया में रखो, जस्ट लाइक चाइना रखता है। हम आते हैं दोहा टॉक पे। अब दोहा टॉक है क्या, एक तरह से मीटिंग हुई थी जब यूएस विड्रॉल कर रहा था वहाँ से, तो दोहा एक जगह है, वहाँ पे मीटिंग हुई थी 2020 में, ठीक है ना, अभी लास्ट ईयर, और वहाँ पे बैठ के बात हुई थी कतर में है दोहा, वहाँ पे एग्रीमेंट किया गया था कि इंडिया की जो ट्रूप्स हैं वो विड्रॉल कर जाएंगे, यूएस के ट्रूप विड्रॉप करेंगे, नाटो भी विड्रॉल कर जाएगी, पर उसके बाद क्या होगा अफगानिस्तान में। तो तालिबान भी था, तालिबान इज़ नॉट अलाउड टू एनी ऑफ इट्स मेंबर अदर इंडिविजुअल ग्रुप, अलकायदा यूज टू स्पॉइल, मतलब ये सब इसमें प्रिजनर, सैंक्शन रिमूवल, इंटर अफगानिस्तान डायलॉग। तो एक तरह से सीधी जो सारी बात की गई थी दोहा एग्रीमेंट के अंदर, यूएस यूएन सब ने आके बैठ के बात की थी। इसके अंदर तालिबान ने भी आके बैठ बात की थी, पर इंडिया इसमें नहीं था, बस इतना याद रखना आप। सबरीमाला मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरा आता है लाइटनिंग। देखो लाइटनिंग जो है ना, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना, नेचुरल डिजास्टर से कॉज से डेथ होती हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कहीं पर ड्रॉट आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है, इंसिडेंट जो डेथ के होते हैं वो लाइटनिंग से होते हैं। आकाश की बिजली गिरना, लोगों का मरना, तो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है ये एक्सीडेंटल डेथ का ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर। जीएस पेपर 3 में जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें लिख सकते हो। अब ये है क्या, रैपिड एंड मासिव डिस्चार्ज होना इलेक्ट्रिसिटी का इन द एटमॉस्फेयर। और जो इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज होता है वो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, हाई वोल्टेज होता है, एकदम से गिरेगी बहुत बड़ी मात्रा में, हाई वोल्टेज। अब गिरती क्यों है कि लाइटनिंग जो इंटर क्लाउड होती है, क्लाउड के अंदर होती है या इंटर क्लाउड होती है, लाइटनिंग आर विजिबल एंड हार्मलेस, वो विजिबल दिखती है, हार्मलेस होती है। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग हार्मफुल एज द हाई वोल्टेज। ऊपर तो आपको विजिबल होगी लाइट और दिखेगी क्लाउड के अंदर, अगर वो गिरते हुए दिखेगी आपको तो वो बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज में गिरती है, करंट लग जाता है, लोग मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं ऊपर नीचे। देखो ये तो मत पढ़ो आप इतना, ये बिल्कुल मत पढ़ो। कुछ इसके टेम्परेचर है जो लॉन्ग रेंज तक जाती है कि 35 से -35 तक, ये सब चीज़ें हैं, ये हम नहीं पढ़ रहे कुछ भी।
मैं थोड़ा सा इस डायग्राम से आपको बता देता हूँ। ऐसे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, फिर देखो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं ना कहीं धरती पे भी निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे निगेटिव दिखेगा वहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, लाइटनिंग का इफेक्ट पड़ता है। तो वही है, टॉप लेयर में क्या है, उसकी से क्या होता है, हीट ऑफ जनरेटिव पुशिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर। ये कैसे होता है कि जैसे नीचे तो वाटर पेपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से बारिश आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, उसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है। ये स्ट्राइक करती है आज सरफेस पे, एक तरह से कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही नीचे गिरती है, ठीक है ना। एट ए रिजल्ट एलिमिनेट 20 to 25% करंट फ्लोइंग डायरेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। यानी 20 से 25% जो करंट है वो अर्थ पे गिरता है, पूरा नहीं गिरता, अर्थ पे गिरता है। तो ये सारी कुछ चीज़ इसमें देखी गई हैं। अब क्या सबसे बड़ा जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है क्लाइमेटिकल चेंज का। जो क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है ना, मतलब चीज़ों में तो हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है। और लाइटनिंग के इफेक्ट इंडिया में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं साल भर साल, ये देखा गया। इंक्रीज इन द लाइटनिंग जो स्ट्राइक है इंडिया में कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती जा रही हैं, हर साल बढ़ रही हैं। देखो 8.15 मिलियन लाइटिंग स्ट्राइक रिकॉर्डेड हुई हैं अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। तो ये ना कहीं इफेक्ट है। ये किसने चेक किया है, लाइटनिंग रिसाइलेंस इंडिया कैंपेन भी स्टार्ट की गई है कम करने के लिए लाइटनिंग को। फिर एक न्यूज़ आती है पॉस्को से रिलेटेड, ये इंडियन एक्सप्रेस में है, इसमें नहीं है पर मैंने ली है। पॉस्को क्या एक एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है जो मतलब 18 साल से कम एज के जो बच्चे हैं, जो भी लड़के लड़कियां, उनको प्रोटेक्ट करता है कि उनका कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइट ना करे, अब्यूज़ ना करे सेक्सुअल, या कोई पोर्नोग्राफी उनकी डेवलप ना करे। तो 2019 में एक्ट हैज़ बीन अमेंडमेंट, इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट करके इसमें क्या किया गया था, इसको इन्हेंसमेंट किया गया था पनिशमेंट का, यानी कि 3 साल की सज़ा 10 साल की, 10 साल की सज़ा 20 साल की, 20 वाली जो सज़ा थी उसको मतलब डेथ पेनल्टी तक के इसमें प्रावधान कर दिए गए थे। जो साइलेंस मतलब कि जो प्रोविज़न है क्या क्या था, फर्स्ट क्या है इसके अंदर कि डिफाइन करता है चाइल्ड एज क्या है, चाइल्ड क्या है, बिलो द 18 एज को ये चाइल्ड बोलते हैं। दूसरा क्या है कि फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल जो अब्यूज़ होते हैं कैसे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द आपको प्रिवेंटिव और नॉन प्रिवेंटिव असॉल्ट एज वेल एज द सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द पोर्नोग्राफी, ये सारे इसके अंदर सेक्सुअली अब्यूज़ हैं। थर्ड क्या है कि सेक्सुअली असॉल्ट बी एग्रीवेटेड इफ़ द अब्यूज चिल्ड्रन इज मेंटली इल। कोई क्या है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, पागल है, किस नशे ऐसे बोल सकते हैं, आप उसके साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो एक तरह से वो एक बड़ा क्राइम माना जाता है। और कौन कर रहा है, उसकी फैमिली मेम्बर वाला कोई हो, या कोई पुलिस ऑफिसर हो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या टीचर हो या डॉक्टर हो, तो इन वाले को ज़्यादा कंडीशन में रखा गया कि ये लोग खतरनाक है। अगर ऐसे लोग घर के ही लोग करेंगे, डॉक्टर ही करेंगे, तो उसको बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फोर्थ क्या है, प्रोवाइड रिलीफ रिहेबिलिटेशन, अगर कोई पकड़ा जाता है चीज़ों में तो कैसे उसको रिहेबिलिटेट करना है, कैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाना है, कैसे उससे डील करनी है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होनी चाहिए, लोकल जो पुलिस होनी चाहिए, विल बी इमीडिएट अरेंजमेंट करना चाहिए, केयर एंड प्रोटेक्शन उस चाइल्ड का अरेंजमेंट होना चाहिए, ऑब्टेनिंग इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ शेल्टर होम में उसको रखना चाहिए, मतलब अगर है। फिफ्थ क्या है कि मैंडेटरी रिपोर्ट दिस केट, मतलब इसमें क्या है कि मतलब कि केस लीगल ड्यूटी होती है पर्सन की हु हैव नॉलेज दैट द चाइल्ड हैज़ बीन सेक्सुअली अब्यूज, तो उसको जाके कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट करने फेल होता है, पता लगता है पुलिस को इसने रिपोर्ट नहीं किया, इसको पता था, तो उसको भी 6 मंथ तक की सज़ा हो सकती है, फाइन लग सकता है। 6 क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोड, इनके लिए स्पेशल कोड बनती हैं, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी सज़ा सुनाने के लिए। ये व्हाट इज़ द सेफ गार्ड जो है चिल्ड्रन के लिए क्या है, द एक्ट प्रोवाइड करता है, अवॉइड करता है आपको विक्टिमाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना। तो और भी चीज़ें हैं, ये सब आप पढ़ लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं मेंशन करता हूँ। लिमिटेशन क्या है इसके अंदर, एक तो ओनली एप्लीकेबल टू जो चाइल्ड सर्वाइवर है या एडल्ट ऑफेंडर है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए 2 चाइल्ड हैव सेक्सुअल रिलेशन विद ईच अदर, आप खुद बताओ ये किन के लिए है, कोई बच्चे के साथ कोई बड़ा छेड़छाड़ कर रहा है, अगर कोई बच्चे ही बच्चे आपस में चीज़ें कर रहे हैं तो सेक्सुअली जो रिलेशन हो रहे हैं 2 बच्चों में, उसको इसमें नहीं रखा गया। ये सारी कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं, चीज़ें भी हैं। अब आता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, देखो पहले प्राइवेट मेंबर क्या होता है। जितने भी आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी, देखो बीजेपी के कितने एमपी, मैं एग्जांपल देता हूँ, बीजेपी के कितने आदमी हैं, 100 एमपी हैं, जैसे 100 एमपी हैं या एमएलए हैं, 100 है, 100 है,
उसमें से आपके 30 क्या है या फिर 15 मानो, 15 क्या है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी आएंगे, सारे मिनिस्टर्स होंगे। और बाकी के 85 क्या है वो ओनली एमपी हैं। तो ये जो 85 होंगे ना, इनको प्राइवेट, अगर ये इनमें से कोई बिल लेके आता है उसे प्राइवेट बिल बोलेंगे, ठीक है ना। इन्हें मिनिस्टर नहीं बोलते, मिनिस्टर इनको ही बोलते हैं जो ऊपर होते हैं। जितने भी सारे एमपी होंगे बचे हुए, ये प्राइवेट एमपी होंगे, मतलब प्राइवेट इन द सेंस अगर ये कोई बिल लेके आता है उसे प्राइवेट बिल के तौर पे काउंट किया जाएगा, भले ही वो बीजेपी का हो और बीजेपी का एमपी और वो भी कोई बिल लेके आता है इंडिविजुअली, तो उसको क्या काउंट किया जाएगा, उसे प्राइवेट बिल। अगर ये मिनिस्टर बिल लाते हैं इसे गवर्नमेंट बिल बोला जाता है, अगर मिनिस्टर जो है। तो आपको याद हो गया कि एमपी हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर रेफर टू द प्राइवेट मेंबर, ठीक है ना। बिल लेके आते हैं, इसमें क्या है कि इस बिल को रखा जाएगा, डिसाइडेड कौन करेगा इस बिल को हमें लेना है नहीं लेना, वो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है बिल अच्छा है इसको रखते हैं, और स्पीकर लोकसभा के वो डिसाइड करते हैं उस चीज़ को। अब रफली इसमें कुछ चीज़ और भी हैं कि मेंबर हैज़ गिविंग एटलीस्ट ए मंथ नोटिस। अगर मुझे कोई बिल लाना है, मैं एमपी हूँ, तो मुझे 1 मंथ पहले नोटिस देना होगा कि मुझे बिल लाना है, इंट्रोड्यूस करना है। और ठीक है, अगर चीज़ें हैं उसमें हाउस सेक्रेटरी क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा, जो हाउस सेक्रेटरी वो एग्जामाइन करेगा कुछ कंप्लेंट्स तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ढंग से है, रूल्स रेगुलेशन जो आपने बिल के अंदर लिस्टिंग किया वो ठीक से किया, ये सब चीज़ चेक की जाएंगी। इस देयर इज़ एनी एक्सेप्शन है, जो गवर्नमेंट का बिल आता है वो इंट्रोड्यूस होता है, डिस्कस किया जाता है ऑन एनी डे, कभी भी किया जा सकता है, हर दिन। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाता है, कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ओनली, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है यूपी में आने के लिए, ओनली ऑन फ्राइडे। वो फ्राइडे के दिन ही किया जाता है प्राइवेट मेंबर का बिल। पीएफ प्राइवेट मेंबर का बिल किया जाता है आपका ओनली ऑन फ्राइडे। हैज़ प्राइवेट मेंबर बिल विल बिकम ए लॉ, हाँ भाई होता है, अगर कोई अच्छा बिल लेके आया कोई प्राइवेट मेंबर उसका भी लॉ बन जाता है। जैसे आपका एज पर द PRS legislated, no private member bill has been passed by the Lok Sabha since 1970, ठीक है। पार्लियामेंट हैड पास 14 सच बिल, अभी तक 14 सच बिल हुए हैं, 6 ऑफ देम इन 1956 और एक 14 लोकसभा में। ओवर 300 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस, रफली 4% वर डिस्कस, द रिमेनिंग 96% लेफ्ट विदाउट ए सिंगल डायलॉग। तो ऐसा भी है, मतलब कि ये देखो 1970 से अब तक कोई पास नहीं हुआ है और टोटल अभी तक 14 पास हुए हैं, ठीक है ना। उसमें 14 पास हुए हैं, 6 ऑफ देम इन 1956, जो मोस्टली जो हुए थे 1956 में हुए थे सबसे ज़्यादा, जिसमें 6 हुए थे। और 14 लोकसभा जो आई थी हमारी, अब जो ख़त्म हुई है 14 लोकसभा, उसमें 300 बिल आए थे, उसमें से मात्र 4% को डिस्कस किया गया था और 96% को बिना डिस्कस किए वो लैप्स हो गए थे। तो ये सारी चीज़ उसके अंदर है। अब आता है फर्टिलिटी रेट, मैं आपको बताने वाला था। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जो हमारी महिलाएं हैं ना, जो महिलाओं के कितने बच्चे हैं, 1 है 2 है 3 है ऑन एवरेज इंडिया में, टोटल वुमेन और उनके टोटल बच्चे, तो यानी कि वो निकल जाएगा फर्टिलिटी रेट। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय द इंडियन वुमेन इन 2018, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, वो था 5.2, नहीं इंडिया का, पूरे इंडिया का था 5.2 इन 1970, अब हमारा हो गया 2.2। अब ये क्या बता रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट के बिल को कि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रही है और आप ऐसे बिल क्यों ला रहे हो कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये चाइल्ड पॉलिसी। तो एक तरफ से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंदर क्या है कि कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिनके 2 बच्चे होंगे, कुछ लोगों को गवर्नमेंट स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा, इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएंगे। इनको इंसेंटिव्स बहुत सारी चीज़ों में दिए जाएंगे, लोन में, स्टडी में, बहुत सारी चीज़ों में दिए जाएंगे। तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। हमारा 2.2 ऑन एवरेज है 2018 में, ठीक है, जो 5.2 था 1971 में, यानी 2.2 कि एक महिला के ऑन एवरेज 2.2 बच्चे हैं। 1971 में कितना था, 5.2 था। कितना हमने कम किया है। उत्तर प्रदेश का 2.7 है, जो उत्तर प्रदेश को एम करना है 2.1 करना है 2026 तक, वो ऑलरेडी हमारा अच्छा हो जाएगा। और जो अभी जो रिड्यूस करना है 1.9 बाय 2030 तक, कई बार मैं से पढ़ा भी चुका हूँ। हाईएस्ट ड्रॉप इन 50 ईयर में बहुत सारा ड्रॉप हुआ है, कुछ रहा 4th साउदर्न स्टेट में। क्यों हुआ है इन साउदर्न स्टेट में, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ के लिए अच्छा काम किया है। पढ़ी लिखी महिला कहीं ना कहीं बताया जाता है जो इकोनॉमिकल एम्पावर होती है वुमेन, या फिर
एजुकेटेड वुमेन होती है उसका फर्टिलिटी 1.2 से लेकर 1.4 के बीच में चलता है कि वो इतने बच्चे रखती है अगर कोई पढ़ी लिखी महिला है। स्टेट बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, जो वुमेन है इन द 13 ऑफ द 22 स्टेट इन द इंडिया कि 2 चिल्ड्रन इज़ देयर इज़ लाइफ टाइम इन 2018। तो देखो इसमें और भी कम है इन जगह। तो ये सारी इसमें चीज़ें बताई गई हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया इंडियन नेवी ने हेलीकॉप्टर ख़रीदे हैं यूएस से, उसका नाम याद रखो बस, क्या है उसका, MS-60 रोमियो। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। इसमें मॉडिफाइड सेवरल इंडियन इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, वेपन लगाए जाएंगे, बंदूक लगाई। MS-60 रोमियो ये किसने बनाया है, ये बनाया है आपका, ये भी याद रखो, ये किसने बनाया आपका, लोकहेड मैन्युफैक्चर, जो लोकहेड कंपनी है यूएस की उसने बनाया है इसको, लोकहेड कंपनी है। फिर एनबी ड्राइव में आपको बता ही चुका हूँ, मास्टर कार्ड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर ये मरकरी वाला भी बता चुका हूँ। आयरन क्यों है, तो क्योंकि जब फॉर्मेशन हो रहा था गैस का गोले थे तो आपस में टकराते थे, सन से टकराते थे, तब ये चीज़ डेवलप हुई है। यहीं पे विराम देते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि मैंने इसमें मेंशन तो कर दिया है। कल इसको मैं कल पढ़ा दूंगा या वरना एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसकी छोटी सी, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने इसमें सारी ट्रिब्यूटी सब इसमें मैंने मेंशन की है, सब चीज़ इसके अंदर की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मुझे भी पढ़ना होता है, आपके साथ पढ़ लेता हूँ एंजॉय करते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप।